Welcome, genius brains, to your social science class. This is your learning buddy Aprajita with a new chapter of class 8 geography, that is chapter number 22, the judiciary. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में. ये हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स. तो ये एक ऑर्गन है. दिस इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सो लेट्स रीड व्हाट्स दिस देयर इन दिस चैप्टर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, किस किस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, द स्टेट जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत, प्रोसीजर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी के क्या प्रोसीजर्स हैं, टाइप्स ऑफ केसेस, कैसे कैसे केसेस आते हैं, द पुलिस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, रिलेशनशिप बिटवीन द पुलिस एंड द कोर्ट ऑफ लॉ, public prosecutor. Fine, children? So ready to start the chapter? The judiciary is the third and the most important organ of government. अभी मैंने आपको बताया ना कि judiciary ये government का एक organ है. तो ये third and most important organ है government का. Its main functions are to settle disputes, to apply law and to protect the rights of the people. इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका सेटलमेंट करना, देन लॉ अप्लाई करना, कानून लागू करना, और प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल मीन्स जो लोगों के राइट्स हैं उसकी हिफाजत करना. Many a time it happens that unrest creates among the people. लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है. To pacify the unrest there must be rules and laws. अब उसको सुलझाने के लिए कुछ rules और कुछ laws होते हैं. So the judiciary performs this task. और इस task को कौन perform करता है? ये law, ये कानून कौन बताता है, कौन दिखाता है? Judiciary. All the people are abide by these rules and laws to maintain peace among them. और सभी लोगों को ये laws और rules जो हैं, ये कानून जो है, इसको मानना पड़ता है. For this the judiciary has courts. अब इसके लिए जुडिशरी ने कोर्ट्स बनाए हैं अलग अलग. The judiciary has courts at 3 levels. और जो कोर्ट्स हैं ये 3 लेवल पे बने हैं. The Supreme Court, the High Court and the District Court. We have a single and united judiciary. हमारा एक सिंगल और एक यूनाइटेड जुडिशरी है. A case may be taken from the lowest court to the highest court through appeals. एक कोई भी केस उसको पहले लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो हायर कोर्ट में भेजा जाता है. The Supreme Court of India. This is the highest court of our country. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. The highest court of law in the country is the Supreme Court of India. ये क्या है? Highest court of law in the country. It is located in New Delhi. कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में है. See, this is the Supreme Court of India. Composition and appointment of judges. There is a Chief Justice and 25 other judges in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसके अलावा 25 और भी जजेस होते हैं. द नंबर ऑफ जजेस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और टाइम टू टाइम ये नंबर चेंज होता रहता है जजेस का. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं. It is obligatory for the President to consult the Chief Justice for the appointment of other judges in the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को किससे बात करनी होती है, किससे कंसल्ट करना होता है? चीफ जस्टिस से. फाइन. A fact to know, in 1950 when the Indian Constitution was enacted, the Supreme Court had only 8 judges. 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 ही जजेस थे. नाउ क्वालिफिकेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज of the Supreme Court.
so that the judges are the most competent. For appointment to the post of a judge, a person must be a citizen of India. अब सुप्रीम कोर्ट में जज के पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है? अ पर्सन क्या होना चाहिए? वो सिटीजन, इंडिया का नागरिक होना चाहिए. शुड बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एट लीस्ट फॉर 5 years. 5 साल तक वो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए. हाई कोर्ट में वर्क किया उसने एज अ जज. शुड बी एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 years. या वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 साल तक वहाँ पे एडवोकेट रहा हो. शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. मे बी अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन अ लॉ कॉलेज. देखिए ये सब क्वालिफिकेशंस हैं जज होने के लिए. कहाँ पे अपॉइंट होने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में. और मे बी अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑफ लॉ बुक्स. तो ये सब क्वालिफिकेशन जिनमें होती है, इनमें से जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, तभी वो जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट हो सकता है. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 years. और एक जज सुप्रीम कोर्ट का, उसका टेन्योर कितना होता है, काम करने का टाइम कितना होता है? 65 years तक वो काम कर सकता है. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट देयर सर्विसेज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय हिम. उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको उनके काम से टर्मिनेट, हटा नहीं सकते प्रेसिडेंट. If a judge is found guilty of misusing his power or found acting against the provisions of the Constitution, he may be impeached by the Parliament. अब अगर कोई जज गिल्टी पाया जाता है, कोई गलत कुछ मिसयूज़ करता है पावर का, तो उसको कौन हटा सकता है? उसको इम्पीच कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. Now jurisdiction. The jurisdiction of the Supreme Court can be divided into 2 types. सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज ओरिजिनल एंड एपेलेट. सो लेट्स रीड अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. क्या होती है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैन एंटरटेन न्यू केसेस सच एज द केसेस pertaining to the interpretation of the Constitution, disputes between central and state governments. ये सब अगर ये डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 or more states, और केसेस pertaining to the violation of fundamental rights, या कोई केस जिसमें कि किसी ने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया. अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? द एपेलेट जुरिस्डिक्शन कैन एंटरटेन केसेस. अब इसमें कौन से केसेस एंटरटेन किए जाते हैं एपेलेट में? इन अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट से अगर अपील की जाती है, दिस जुरिस्डिक्शन परटेन्स द क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स. इसमें क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स आते हैं जो कि लोअर केस से जिनकी अपील होती है. An appeal in a civil case can be brought to the Supreme Court. सिविल केस से कोई अपील हुई है तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है. In addition, any case where a high court certifies that it involves a point of law and interpretation of constitution can be appealed to the highest court in the land. Now, what are the functions of the Supreme Court? Supreme Court के क्या-क्या functions हैं? In addition to the above jurisdiction, ये जो jurisdiction अभी आपने पढ़ा, इसके addition में the Supreme Court also performs the following functions. अब Supreme Court क्या-क्या functions follow करता है? Custodian of the Constitution. The Supreme Court upholds the sanctity of the Constitution. It can review any central or state law and can declare it null or void in case it is not in keeping with the letter and spirit of the Constitution. अगर वो क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है. It can review any central or state law. किसी भी central या state कानून को रिव्यू कर सकता है. कौन? सुप्रीम कोर्ट. एंड कैन डिक्लेयर, अब उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसको फॉलो न कर रहे हैं. देन गार्डियन ऑफ
fundamental rights. The Supreme Court guards the fundamental rights of citizens so that no person or authority can erode, abridge or infringe upon them. अब सुप्रीम कोर्ट गार्डियन की तरह भी काम करता है फंडामेंटल राइट्स के। वो फंडामेंटल राइट्स का गार्ड करता है सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए फंडामेंटल जो राइट्स बने हैं उसकी सुरक्षा करता है। एडवाइजरी फंक्शंस। The President or any government department can seek its advice on any constitutional or legal matter. ये एडवाइजर का भी काम करता है। The President or any government department, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनसे एडवाइस ले सकता है। Court of Record. All decisions of the Supreme Court are recorded and published for the use of judges. जितने भी डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको पब्लिश भी किया जाता है जिससे कि जजेस और एडवोकेट्स उसका यूज कर सकें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बाय द हाई कोर्ट। इसमें इन रिकॉर्ड्स में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। Now, fact to know, the Right of Information Act was passed by the Parliament in 2005, giving citizens of India access to central and state governments record and is a powerful tool in the hand of common citizens to get speedy justice. ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, पार्लियामेंट ने पास किया था 2005 में, इसमें सिटीजन्स को क्या एक्सेस मिला था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स और उसके जो वो एक पावरफुल टूल था किसके लिए? कॉमन मैन के लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए, आम नागरिक के लिए। द स्टेट जुडिशरी फंक्शंस थ्रू अ हाई कोर्ट इन ऑल स्टेट्स। हर स्टेट में जो स्टेट जुडिशरी है वो किसके थ्रू फंक्शन करती है? हाई कोर्ट के। However, there can be a common high court for 2 or more states and union territories. ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट हो या किसी 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज के एक ही हाई कोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। अब देखिए ये जो स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब के एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव 1 कॉमन हाई कोर्ट। इनका हाई कोर्ट एक ही है, एक कॉमन हाई कोर्ट है। Composition and appointment of judges. A judge of the High Court is appointed by the President of India after consultation with the Chief Justice of India. अब एक जज जो है हाई कोर्ट का उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन किससे कंसल्ट करता है पहले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड इन केस ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, the Chief Justice of the concerned High Court. A judge of the High Court serves up to the age of 62 years. और हाई कोर्ट का एक जज जो है वो कितने साल काम कर सकता है? कितनी एज तक? 62 years तक। A person can be appointed as the judge of a high court if he is a citizen of India with at least 10 years experience either as an advocate of a high court in India or a judicial officer in the territory of India. Now, एक person किसको अपॉइंट किया जा सकता है? जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नागरिक हो इंडिया का, और उसके पास 10 years का एक्सपीरियंस हो, या तो एडवोकेट रहा हो वो हाई कोर्ट में या जुडिशियल ऑफिसर रहा हो वो किसी इंडियन टेरिटरी में। A judge can be removed from his office only for proven misbehavior or incapacity and in the same manner in which a judge of the Supreme Court is removed. एक जज को उसके ऑफिस से कब हटाया जा सकता है? अगर उसने मिसबिहेव किया हो या उसकी कैपेसिटी ना हो, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही यहाँ हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है। A judge of a high court may be transferred to another high court by the President of India in consultation with the Chief Justice of India. एक हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं किसी और हाई कोर्ट में भी, लेकिन किसके द्वारा? कौन कर सकता है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कंसल्ट किससे करना होता है? चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होता है पहले। A person can be appointed as an acting judge on a temporary basis for a maximum period of 2 years. एक temporary basis पे अगर जज को अपॉइंट किया जाता है तो मैक्सिमम वो 2 years तक किया जा सकता है अपॉइंट।
Now, jurisdiction. A high court has original and appellate and supervisory jurisdiction. अब देखिए हाई कोर्ट का जो jurisdiction होता है वो 3 तरह का होता है, appellate, original, appellate and supervisory. In addition, it has to also perform certain administrative functions. It has the power to examine records of the subordinate courts. अब हाई कोर्ट के पास क्या पावर होता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सके. The original jurisdiction of a high court includes, इसमें क्या होता है, केसेस, कौन कौन से केसेस आते हैं, pertaining to the violation of fundamental rights, divorce, marriage and wills. Fine. Now, appellate jurisdiction. Under the appellate jurisdiction, appeals can be filed in all the criminal cases to a high court. Fine. Appeals in a civil case can be filed if the amount involved is high. Civil case में भी appeal को file किया जा सकता है अगर amount ज़्यादा है. All death sentences have to be confirmed by the concerned high court of the state. जितने भी डेथ सेंटेंस दी जाती है, जिसको फांसी की सजा दी जाती है, वो सब कंफर्म कौन करता है, बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. सुपरवाइजरी jurisdiction. The high court controls the and supervises the working of the lower courts by examining their records. अब जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के कोर्ट सुपरवाइज कैसे करता है, उनके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके. It maintains a record of all its decisions and proceedings which are quoted by the judges of the subordinate courts. The subordinate courts. क्या होते हैं ये subordinate courts? The subordinate courts comprises of the district courts and the lower courts. इसमें 2 courts आते हैं, district court and lower court in the district, such as तहसील. Okay? जैसे कि तहसील होता है. The subordinate courts can be divided into 2 classes, district courts and other courts. Appointment and qualification of judges. The judge of a district, अब district court में कैसे appoint होता है judge, उसकी क्या qualifications होती हैं? The judge of a district court is appointed by the governor in consultation with the concerned high court. उसको कौन अपॉइंट कर सकता है, वहाँ के जज को गवर्नर अपॉइंट करता है. किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके. A person can be eligible for the post of a district judge if he is अब district judge के post के लिए eligibility क्या है, if he is an advocate or pleader of 7 years, अगर वो 7 years से advocate है, standing, or an officer in the judicial services of the union or the state. In case of the appointment of an advocate or a pleader, it can be done on the recommendations of the concerned हाई कोर्ट. कंसर्न हाई कोर्ट के रिकमेंडेशंस पे पॉइंट किया जा सकता है. द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. अब जुडिशियल ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम for the appointment in the state judicial service. State judicial service में अपॉइंट होने के लिए competitive exams जो हैं वो conduct किए जाते रहते हैं. A selected candidate is required to undergo a training of a specified period before his appointment as a judicial officer or magistrate. Judicial officer या magistrate के appointment से पहले जो selected candidate होता है उसको एक training पास करनी होती है. The functions. The subordinate judiciary in a district is under the overall charge of a district judge. जो subordinate judiciary है एक district की, उसका overall किसके अंडर होता है, वो overall charge किसके पास होता है, district judge के पास. Under him there are a number of judicial officers and magistrates. The jurisdiction of a subordinate judge is decided by the severity of a criminal case or extent of a civil case. Generally, the district judge is both the sessions judge as well as the civil judge. Generally क्या होता है, जो district judge होता है वो
सेशन जज भी होता है और सिविल जज भी होता है. He is termed as the former when hearing a criminal case and the latter when hearing a civil case. अब देखिए, अगर वो हेयरिंग किसकी चल रही है, क्रिमिनल केस की चल रही है, तो उसे कहा जाता है सेशन जज, और अगर हेयरिंग चल रही है किसी सिविल केस की तो उसे कहा जाता है सिविल जज. In some districts, these posts are held by different persons. An appeal can be brought to the court of the district judge against the judgment of a lower court. किसी lower court की judgment के against में appeal की जा सकती है district judge को. He can also award capital punishment, but it has to be confirmed by the respective high court. So now we'll read about the Lok Adalat. क्या होती है ये लोक अदालत? The cases brought before the judiciary are fought for years and end. Sometimes the judgment is delivered so belatedly that it has no importance at all. कभी कभी ये जो केसेस आते हैं जुडिशरी के पास, ये इतने लंबे टाइम तक चलते हैं कि जब तक उनका जजमेंट आता है कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है उस जजमेंट की. This happens due to a large number of cases and limited number of judges and other supporting staff in courts at different times. और ये होता क्यों है? क्योंकि जो जजेस हैं वो लिमिटेड नंबर में हैं और केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके सपोर्टिंग स्टाफ भी कम होते हैं. The procedure of certain cases too is so long that it is but natural for a case to be dragged on for years. और ये सालों साल चलते हैं ये केसेस. In order to provide a relief to the parties, the system of Lok Adalat was introduced. अब ऐसे जो केसेस होते हैं, उनकी जो पार्टीज होती हैं, उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए लोक अदालत इंट्रोड्यूस किए गए थे. This system has proved beneficial for the poor and resourceless people because the cases are decided in a very short time. अब ये किसके लिए बेनिफिशियल हुए? ये जो पुअर, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुए, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम में केस डिसाइड हो जाता था, जजमेंट आ जाता था. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड. जो भी एविडेंस दिया जाता था उसके बेसिस पे जल्दी से डिसीजन हो जाता था. Speedy justice ensures that the courts of law are less burdened with the number of cases. Also, the common man gets justice promptly. और common man को justice मिल जाता था. Procedure of the judiciary. Judiciary का procedure क्या है? Generally, a case starts from the lowest court and rises in the appeal to the higher courts, though some cases are filed directly to the high court or supreme court. अब क्या होता है, जो प्रोसीजर है वो है पहले लोएस्ट कोर्ट में जाता है केस, उसके बाद धीरे धीरे हायर कोर्ट्स में आता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं. अब वो कौन से होते हैं? सच एज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है, वो वाले केसेस जो हैं वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं. Types of cases. All cases brought before a court of law can be classified into two, civil और criminal. अब ये जो cases आते हैं कोर्ट में, वो क्लासीफाई किए जाते हैं टू पार्ट्स में. एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल. A civil case pertains to the civil liberties of a citizen, while सिविल केसेस जो होते हैं वो सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन होते हैं, while a criminal case is in essence a crime. Sometimes a wrong may constitute both civil and criminal features and thus can be instituted as both or either of them. The distinction between a civil case and a criminal case. अब सिविल केस और क्रिमिनल केस के बीच में डिस्टिंक्शन. A wrong that is done against the personal liberty of a person is called a civil case. किसी भी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट अगर कुछ गलत हुआ है तो वो होता है सिविल केस. However, when it is viewed as a public wrong, it is called a criminal case. Fine. The victim in the case of a civil
case is an individual and it is he who files the case in the court of law. अब जो सिविल केस में जो विक्टिम होता है वो होता है एक इंडिविजुअल और वही फाइल करता है केस कोर्ट में. On the other hand, the victim in case of a criminal case, अब क्रिमिनल केस में जो विक्टिम होता है is considered to be the state or society. कौन होता है वो, या तो स्टेट होती है या सोसाइटी होती है. And so a criminal case is filed by the state, the police. और क्रिमिनल केस यहाँ पे कौन फाइल करता है, स्टेट मतलब पुलिस. The civil case is tried under civil law while a criminal case is tried under a criminal law. A civil case is filed direct in the competent court of law. Civil case को directly competent court of law में फाइल किया जाता है. While a criminal case starts with the filing of an FIR, first information report with the police. और जो क्रिमिनल केस होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसका FIR करवाना पड़ता है पुलिस स्टेशन जाके. In a civil case, the injured party may be awarded a compensation and imprisonment is seldom awarded. अब सिविल केस में क्या होता है, कंपनसेशन दिया जाता है दूसरी पार्टी को और इम्प्रिजनमेंट भी एक सेल्डम awarded होता है imprisonment. However, in a criminal case, the wrongdoer may be imprisoned and or fined. और क्रिमिनल केस में जिसने गलत किया है उसको imprisonment हो जाता है. The court may give some compensation to the victim, but it is not necessary. क्रिमिनल केस में कभी कभी दिया जाता है compensation, लेकिन ज़रूरी नहीं है. In a civil case, the parties may settle the case out of court, but it is not possible in a criminal case. सिविल केस में कभी भी क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो केस कोर्ट के बाहर भी सेटल कर लेती हैं केस को, लेकिन क्रिमिनल केस में ये पॉसिबल नहीं है. Fact to know: when the public takes the law into its hands and tries to punish the offender without letting the law take its course is called vigilant justice or frontier justice. जब कभी पब्लिक अपने हाथों में लॉ ले लेती है, कानून को ले लेती है और जो गलत करने वाला होता है उसको पनिश करती है, खुद ही पनिश करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, विजिलेंट जस्टिस और फ्रंटियर जस्टिस. रोल ऑफ कोर्ट्स. अब कोर्ट्स का क्या रोल है? द कोर्ट्स ट्राई टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एंड पनिश द गिल्टी. कोर्ट्स क्या करते हैं, वो गिल्टी जो होता है उसको पनिश करते हैं और जस्टिस, लोगों को जस्टिस दिलवाते हैं. द कोर्ट्स वेदर द लोएस्ट और द हाईएस्ट ट्राई टू वेरीफाई द फैक्ट्स closely and hear the arguments of both the parties, petitioner and respondent, supported by the witnesses. After a close examination, judgment is given. अब क्या होता है, जब केस फाइल होता है, कोर्ट क्या करती है, whether the lowest या तो लोएस्ट कोर्ट या हायर कोर्ट जो भी है, वो फैक्ट्स को क्लोजली स्टडी करती है, आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं दोनों पार्टीज के और विटनेसेस को भी देखते हैं. उसके बाद क्लोज एग्जामिनेशन के बाद जजमेंट दिया जाता है. इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एनी पार्टी इट कैन गो टू अपील टू द हायर कोर्ट. अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है इस डिसीजन से, तो वो कहाँ अपील कर सकती है, हायर कोर्ट में. द कोर्ट्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ कंट्री. एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कैसे? दे एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमने पढ़ा, कस्टडी देती है कॉन्स्टिट्यूशन को. दे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. दे कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स. दे डिसाइड द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ. नाउ, rationale of the process. The process of appeal has been incorporated at different levels in order to strengthen the trust of the people in the judiciary. A judge may commit an error despite all types of precautions he takes, or a party may feel dissatisfied with the judgment. अब ऐसा हो सकता है कि जज कभी एरर, कुछ गलती कर दे इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी, या कोई पार्टी जो है उसको डिससैटिस्फैक्शन हो, सेटिस्फाइड ना हो जजमेंट से. इन दीज केसेस एन अपील टू द हायर कोर्ट ऑफ लॉ बेगेट एन
opportunity to the parties to get justice. ऐसे केस में क्या होता है, जो पार्टीज हैं वो हायर कोर्ट में अपील कर सकती हैं. Of course, the system of appeal is a long drawn process. बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये system of appeal, but it is necessary because justice should not only be given but also it should be felt by the parties. Just judgment दे देने से ही नहीं होता है, लेकिन वो justice दूसरी पार्टी को satisfy भी करना चाहिए, उस justice से दूसरी पार्टी satisfied भी होनी चाहिए. Now let's read about the police. The police is a part and parcel of our social life. हमारी social life का एक part है police. It has varied duties to perform, the most important of which are maintenance of law and order, security of public and private property. अब देखिए, जो पुलिस है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी सोशल लाइफ का, और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, कानून का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा, एंड वीआईपीज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को रोकना, अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एट्सेट्रा. It is often seen that the people do not like to cooperate with the police because of lack of belief in it. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग पुलिस की मदद, सहयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है. There are many cases when the people give up their rights and duties only to save themselves from the harassment of the police. A reform of the police organization is necessary so that it can be made an instrument to instill confidence and sense of security in the people. एक रिफॉर्म ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे कि लोगों को उनकी सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए और उनके एक कॉन्फिडेंस आए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए. द पुलिस इज द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्टेट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. एक स्टेट में जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसको कौन हेड करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी, और द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी. डीजी या आईजी, कोई भी इस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट के हेड करता है. अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू रेंजेस. ईच रेंज कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. स्टेट को रेंज में डिवाइड किया जाता है और हर रेंज में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. And is headed by Deputy Inspector General of Police, DIG. कौन हेड करता है इसको? DIG हेड करता है. District is headed by a Superintendent of Police. District को कौन हेड करता है? SP, Superintendent of Police. And a large district may be under the charge of a Commissioner of Police. अगर कोई बड़ा district है तो वो किसके चार्ज में होता है? Commissioner of Police, CP. A district is further divided into police divisions, circles, and police stations, each of which are headed by police officers of lower rank. First Information Report, FIR. क्या होती है ये FIR? FIR is the first information report of any case. You may know that a criminal case can also be filed by any other third person or police itself. ये FIR जो है First Information Report किसी भी केस का होता है. An FIR contains the following informations. इसमें क्या क्या होता है FIR में? It is a written complaint duly signed by the applicant. ये एक written complaint होता है जिससे कि applicant जिसने अप्लाई किया है, लिखा है, FIR दर्ज कर रहा है, जो उसके साइन होते हैं. It should contain the date, time, place of incident with an elaborate description of the incident. इसमें डेट, टाइम, जगह, कहाँ पे हुआ ये इंसिडेंट, और डिस्क्रिप्शन भी होता है कि इंसिडेंट में क्या हुआ. इफ एन एप्लीकेंट इज इलिटरेट, he can narrate the incident to the police officer who himself will write down the FIR. अगर कोई एप्लीकेंट जो कि FIR दर्ज करवाने आया है वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं? वो सुनते हैं उससे और खुद FIR लिखते हैं. It is right of the applicant to ask the police officer to read it out before he asks to sign it. अब कोई अगर इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसने बोला है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ और पुलिस ने लिखा, उसको खुद से लिखा, लेकिन उस पर साइन करने से पहले ये उसका अधिकार है कि वो
उनसे बोले कि पढ़ के सुनाओ कि क्या लिखा है. ओके. It is the right of every applicant to get a copy of FIR duly signed by the police officer free of cost. हर एप्लीकेंट का ये राइट होता है कि उसको एक कॉपी मिले FIR की, और उस पर साइन किसके होंगे? पुलिस ऑफिसर के, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. An FIR must be filed as soon as possible after the occurrence of the incident. कोई भी इंसिडेंट होता है उसके तुरंत बाद ही FIR दर्ज करवा देनी चाहिए. When a person approaches the police to file an FIR stating that a certain right of his has been violated or a crime has been committed against him or his family, it is the duty of the police to file it. कोई भी एप्लीकेंट आता है, FIR दर्ज करवाने आता है कोई इंसान, तो वो ड्यूटी होती है पुलिस की, वो सुने और FIR लिखे. As a matter of fact, the police cannot refuse to file an FIR. FIR फाइल करने से पुलिस मना नहीं कर सकती है. When an FIR has been filed, it is the duty of the police to investigate into the case, gather evidence, interrogate the concerned people, make arrest if necessary, and present the case before a competent court of law. Now, generally the police do not like to file an FIR because it simply means that it has to investigate into the case. अब जनरली क्या होता है, पुलिस ना FIR नहीं फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि FIR लिखने से उनको उस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी. इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ वर्क ऑन इट, और उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, वर्क का बढ़ जाता है. When FIRs are filed with the police station, the number of crimes being committed in its area are recorded. जितने भी FIR अगर फाइल होते हैं तो उस एरिया में कितना क्राइम हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है. Which is a commentary on its efficiency. उससे क्या होता है कि पता चलता है कि अगर ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं उस एरिया में, तो इसका मतलब जो पुलिस है वो इनकॉम्पिटेंट है. When a police officer refuses to file an FIR, it is illegal. So a higher officer like SP or CP can be approached for it. अगर कोई पुलिस ऑफिसर मना करता है FIR फाइल करने से, लिखने से, तो वो इलीगल माना जाता है, और वो पार्टी जाके SP या CP, कौन? SP CP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनको अप्रोच कर सकते हैं. ऑल्सो अ पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्टली फॉर इट, या सीधा कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. ऑन February 22, 2006, the Supreme Court held that police cannot refuse to register an FIR or formal complaints simply on the basis of doubts of credibility of the complaint received. On the basis of an FIR, a person can be arrested by the police. FIR के basis पे पुलिस उस आदमी को arrest कर सकती है. The concerned police officer should display his identification. On the basis of information disclosing an offence, a police officer cannot embark upon the inquiry whether the information is reliable or not. Police would have no other option except to register the complaint. पुलिस को वो complaint register करना ही पड़ता है. Relationship between the police and the court of law. पुलिस और कोर्ट में क्या relationship है? The police organization represents the executive while the courts of law represent the judiciary. अब जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एग्जीक्यूटिव को, और कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशरी को. Both these have to work in coordination so that the administration of justice can be carried on smoothly. और इनको एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होता है दोनों को. The police have to execute the order that a court of law gives. एक कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है पुलिस को, तो पुलिस को उसे एग्जीक्यूट करना होता है. When an incident like a crime or accident occurs, it is the duty of the police to investigate into it. कोई भी क्राइम होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेशन करे, उसका छानबीन करे. And if it warrants the attention of the court of law, bring it before it. The court of law in turn examines the case, examines the evidence and witnesses, hears the parties and their advocates, and then it determines what and how justice should be given. It is mandatory for the police to follow the orders and instructions of a court of law. वो ज़रूरी होता है पुलिस के लिए कि वो लॉ के, कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करे, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
कौन होते हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हुज प्राइमरी ड्यूटी इज टू कंडक्ट द ट्रायल, place the case before a court of law and get prosecution of the criminals. वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है प्रोसिक्यूटर, और उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है ट्रायल कंडक्ट करने की या केस को रखने की कोर्ट में. He functions on behalf of the government. The public prosecutor plays an important role in the administration of justice because the success of a case against a criminal depends on him to a great extent. और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, क्योंकि केस का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है, किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट केस का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है किस पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे. It is his primary duty to present all types of evidence, whether in favor or against the accused, before the court so that justice can be given. और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है कि वो सारे हर तरह के एविडेंस जो हैं वो इकट्ठा करे और उसको प्रेजेंट करे कोर्ट में. Now the important facts what we have read in this chapter. The judiciary in India is a three-tier system, with the Supreme Court at the center, the high courts in the states, and subordinate courts at the lower level. The Supreme Court of India enjoys both original and appellate jurisdiction. Also, it has to perform certain other functions. A high court is the highest court of law in a state. एक state में highest court of law कौन सा है? High court. And supervises all judicial work in the state. The judiciary in a district is headed by the district judge, who is assisted by a number of other judicial officers and magistrates. The Lok Adalat is set up for the speedy disposal of cases. कुछ केसेस जो लंबे टाइम तक चलते हैं कोर्ट में, उनको सॉल्व करने के लिए लोक अदालत बनाए गए. The two types of cases are civil and criminal. The former is private wrong, with the latter is public wrong. The police organization has been set up to administer justice, and it is mandatory duty to file an FIR whenever somebody approaches for it. A public prosecutor is a government officer who fights a criminal case on behalf of the government. Public prosecutor कौन होता है? वो government officer होता है जो कि किसी भी criminal case को fight करता है, किसके behalf पे? Government के behalf पे. Okay children, now the exercise to do here, some objective type questions. Tick the right option. The highest court of law in a state is the dash court. एक state का highest court कौन सा होता है? That is the high court. Okay? The president consults the dash before appointing a judge of a high court. High court का judge appoint करने से पहले president किसको consult करते हैं? Chief Justice. The police dash refuse an FIR. The police cannot refuse an FIR. Murder is a type of dash. Murder is a type of criminal case, civil case, both of these. Murder is a type of criminal case. Okay? So children, this was all in this chapter. Go through the chapter again as I always say, and stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, bye. Stay happy.